हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो मैं ब्रजेश कुमार आपका नीट की पीवाईक्यूज की क्लास में स्वागत करता हूँ। सो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। सो मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आप नोटबुक पेन लेके रेडी रहिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रोवाइड करूं वो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम दो चैप्टर्स के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कुछ पीवाईक्यूज उसके, और बाकी हम रिमेनिंग पीवाईक्यूज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कुछ टॉपिक्स जो बेसिकली रिलेटेड होंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे आपके अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसके अलावा किस तरीके से फिलिंग की जाती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है, मैं इन पॉइंट्स को रिकॉल करूंगा। उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की पॉइंट्स को रिकॉल करूंगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे हमारे नीट के पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि डेफिनेटली अमेजिंग होगी। सो होप सो आप सभी रेडी हैं अभी? तो देखिए, पहले मैं आपको क्विकली रिकॉल कर देता हूं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक इन थ्योरीज के चैप्टर्स में, कि सारी चीजें जो हैं वो मैटर से बनी हुई हैं। राइट, शुरुआत में हम ये पढ़ते हैं, फिर हमने बोला कि मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम, और हमने बोल दिया, हमने नहीं मतलब जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर कुछ फर्दर रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और पता लगा एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, मतलब एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। बेसिकली हमने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने इनका चार्ज, मास तीनों का पढ़ा, इनकी डिस्कवरीज किस तरीके से हुई, कौन कौन से मॉडल ऑफ एटम आते हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, और फिर आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके अलावा जो पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी। तो इस तरीके से डुअल नेचर ऑफ मैटर शो हो सकता है, उसका बिहेवियर हमने देखा, डी ब्रोगली इक्वेशन देखी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, हमने स्पेक्ट्रम देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, उसके बाद हमने लिमिटेशंस देखी सभी की, सभी मॉडल ऑफ एटम्स की, जैसे बोहर मॉडल की, रदरफोर्ड की, जे थॉमसन की, ये सारी बातें हम डिस्कस करी। फिर हमने एक हमारा क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बारे में देखा। मैंने उसकी सिंप्लीफाइड आपको क्या दिखाया, फॉर्मूला दिखाया, एस आई इज इक्वल टू ई साई, जहां पे एच क्या है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ई क्या है आपका एनर्जी, साई क्या है आपका वेव फंक्शन। आप या फिर बोल सकते हो ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। साई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से वेव फंक्शन, मतलब आप इसको बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। अब जो समझने वाली बात आती है वो ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हमने कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। हमने ये डिस्कस किया था कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये एक तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस की तरह काम करते हैं। पोस्टल एड्रेस से आप क्या समझ सकते हैं, पोस्टल एड्रेस से आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होती है, फिर अगर विलेज है या सिटी है या हाउस नंबर होगा, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा और इस पते पर आप आसानी से जा सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एक पर्टिकुलर एड्रेस है, कहां पर उसकी पोजीशन है, किस ऑर्बिटल में, किस सबशेल में, किस सेल में है, समझ रहे हो। तो बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स हैं, एन, एल, एम, एल। पहले तो तीन के बारे में ही पता लगा था, बट ये 3 क्वांटम नंबर प्रॉपरली किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पा रहे थे, तो एक क्वांटम नंबर और चाहिए था जिसको बोला गया स्पिन क्वांटम नंबर, जो दो ही बातों को बताता है, या तो स्पिन प्लस हाफ होगी या स्पिन माइनस हाफ होगी, मतलब या तो स्पिन क्लॉकवाइज होगी या स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अगर स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में पता लग गया, तो एमएल क्या बताता है, एमएल हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। एमएल क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ये बात कैसे बोली मैंने, ये बात मैंने कुछ इस तरीके से बोली कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एल सब शेल है, एल इज सबसेल, नो, एल की वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग सबसेल बोला जाता है सिंबल सबसेल का एस। एल की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा पी, एल की वैल्यू 2 होगी तो उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा क्या, बताइए, डी। एल की वैल्यू 3 होगी तो बोला जाएगा क्या, एफ। एल की वैल्यू 4 होगी तो बोला जाएगा क्या, जी। एल की वैल्यू 5 होगी तो बोला जाएगा क्या, एच। अगर एल की वैल्यू 0 है
तो मैं आपको बता देता हूँ जो ml की वैल्यू है वो l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ml को स्मॉल m भी बोल देते हैं कई बार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ms को s भी बोल देते हैं, ठीक है। ml इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ms इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इस l पर डिपेंड करती है। सो व्हाट इज दिस l? l हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पर, जिसकी वैल्यू होगी 0 to n-1। इसका मतलब ये हुआ कि एल कभी भी एन के इक्वल नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी एल एन के इक्वल मिल रहा है तो वो गलत है। फिर एन क्या है? एन तो मेन क्वांटम नंबर है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये एनर्जी ऑफ द शेल बताएगा। इसके अकॉर्डिंग हम रेडियस बता पाएंगे, वेलोसिटी बता पाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो ये मेन शेल है। क्या है ये? मेन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से सब शेल को। किसको? सब शेल को, ठीक है जी। एमएल की वैल्यू जो मैंने बताई थी वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दी। किस तरीके से? अगर एल की वैल्यू 0 है, जो एमएल की वैल्यू होती है वो होती है -L से लेके चलिए 0 तक, फिर जाइए +L तक। -L का मतलब यहां भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ए की वैल्यू आई 0। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं अगर मैं s में, तो वो हमारे होंगे कितने? क्विकली बताइए। सिर्फ 1। जितनी वैल्यू उतने ऑर्बिटल्स। अगर मैं 1 पुट करूं तो -1, 0 और +1 कितनी वैल्यूज आई? 3 वैल्यूज आई। ऑर्बिटल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑर्बिटल्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे ये p के 3 ऑर्बिटल्स होगी, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी p के 3 ऑर्बिटल्स होगी बॉक्स फॉर्म में और इस गोले की फॉर्म में, या फिर कुछ बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाइंस की फॉर्म में। ये सभी डीजनरेट है। अभी सभी क्या है? डीजनरेट। अब डीजनरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना। डीजनरेट वर्ड का मतलब होता है सेम एनर्जी। डीजनरेट वर्ड का मतलब क्या है? सेम एनर्जी लेवल या सेम एनर्जी। इन सभी की क्या है? सेम एनर्जी। अगर मैं डी में पूछूं तो कितने ऑर्बिटल होंगे? क्विकली जवाब दीजिए आप सभी। मैंने आपको बता दिया डी के लिए एल की वैल्यू 2 है और ml क्या होगा? -L से +L। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करता है। यस, रिप्लाई इन द चैट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं L के 2 वैल्यू के लिए ml की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। मतलब मैं आपसे ओवरऑल अल्टीमेटली ये पूछ रहा हूं कि डी के कितने ऑर्बिटल्स होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आप पुट करेंगे -2, फिर आप जाएंगे -1 की तरफ, फिर 0 आएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ गए डी में। एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो आप यहाँ पे देखेंगे 7, यहाँ पे आप देखेंगे 9, फिर 11 चलेगा। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल्स बता सकूं? अगर एल की वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल आप कर दीजिए 2l + 1। इससे आपको पता लग जाएंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल के लिए कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बातों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिवाइडेड इनटू शेल्स। भाई शेल्स को बेसिकली हम जो छोटी ग्रेड्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं KLMNOP एंड सो ऑन, इस फॉर्म में पढ़ते हैं। बट एक्चुअली में उन शेल्स के अंदर भी फर्दर सब शेल्स होती हैं। शेल्स के अंदर क्या होती है? सब शेल। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक बैग है, बैग के अंदर हमारी बुक्स हैं, बुक्स के अंदर पेजेस हैं और पेजेस के अंदर वर्ड्स हैं। क्लियर? तो शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हम पढ़ते हैं, राइट, और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जैसे कि हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n²। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आ जाते हैं, यहाँ पे 8 आ जाते हैं, यहाँ पर 18 आ जाते हैं, यहाँ पर 32 आ जा सकते हैं, और आप किसी भी पर्टिकुलर n वैल्यू के लिए ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें एक सॉल्यूशन दिया और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें क्या बताया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधा मूव करता हूं किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन फिलिंग की तरफ। कि कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिवाइडेड इनटू शेल्स, किस तरीके से डिवाइड करेंगे और उसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, उन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, द शेल्स इन टर्न्स आर थॉट टू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सबशेल्स एंड सबशेल्स आर एज्यूम्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, which the electrons occupy, while for hydrogen and hydrogen like system
हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और उसके जैसा जो सिस्टम होगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला जो सिस्टम होगा, जैसे कि He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव, एटसेट्रा, ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन द गिवन शेल हैव सेम एनर्जी। मैंने आपको कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हमें सिर्फ N की वैल्यू देखनी होती है एनर्जी वाइज, L की वैल्यू नहीं देखनी होती। अगर N सेम है तो डेफिनेटली उनकी सेम एनर्जी होगी, मतलब ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन ए गिवन शेल हैव सेम एनर्जी। The energy of the orbitals in multi-electron atoms depend upon the value of N and L both, but in case of single electron species या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ N पर, नॉट L पर। ठीक है, L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। The lower the value of N plus L for multi-electron species for an orbital, lower is its energy। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 3D और 4s में से किसकी लोअर एनर्जी, तो आप कहेंगे इसके लिए L की वैल्यू तो 0 1 2 मतलब 2 होगी भाई, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और N की वैल्यू 3 है, तो मतलब N plus L आ गया 5, और इसके लिए L की वैल्यू आप कहेंगे 0 है और N की वैल्यू 4 है, तो H की वैल्यू आ जाएगी N plus L 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कम है और 5 ज्यादा है, मतलब 4s की एनर्जी कम है और 3D की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। हेलो एवरीवन, हेलो। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ठीक है, आपको क्विक आंसर्स करने हैं। मैं आपको एक बार क्विकली एंटायर चैप्टर की समरी प्रोवाइड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर देता हूं, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम किस बात की आएगी? प्रॉब्लम इस बात की आएगी, मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ को याद हो सकता है किसी को याद ना हो एकदम से। अगर मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा तो आप उस क्वेश्चन को करते टाइम देखते ही आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा, अभी तो पढ़ गए हैं, और आप इजीली उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आंसर सही है और हो सकता है आंसर गलत है, इस बात की हमें परवाह नहीं करनी है, हमें अभी आंसर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप सभी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गलती कहां हुई है और सही कहां है। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अप्रोच लगाना सीखिए। अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, जब आप अप्रोच लगाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप ये भी सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट लगाने के बाद कि आंसर सही कैसे आएगा, है ना? तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए नीट PYQ सेशंस को अटेंड करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम N plus L। मैं आपको बता चुका हूं, अगर सेम N plus L है तो आपको लोअर वैल्यू ऑफ N चेक करना है। द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ N हैज द लोअर एनर्जी। In an atom, many such orbitals are possible and electrons are filled in those orbitals in order of increasing energy in accordance with Pauli's exclusion principle। क्या कहता है Pauli's exclusion principle? Pauli's exclusion principle कहता है कि no two electrons can accommodate the, क्या कह रहा है? No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। Pauli's exclusion principle कह रहा है कि अगर मैं एक ही ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, या इसी ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं, या इसी ऑर्बिटल में मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, तो कौन सा सेट करेक्ट है? तो वो कह रहा है ना तो ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, सिर्फ ये करेक्ट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 3D में होंगे 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 को मुझे बताएगा कि D में कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये D के 5 ऑर्बिटल हैं, बताइए कौन कौन से। एक्चुअली में तो आप अपनी हायर ग्रेड्स में जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता लगेगा डी में 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और DZ² बना लेते हैं, तो हमें इसलिए DZ² पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी मैं उस बात में डिटेल में नहीं जाऊंगा। DZ² को हम इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी घूमती रहती है, यहाँ पर भी। ठीक है, ये हमारी अगर Z एक्सिस है तो ये DZ² है। मैं पॉइंट पे आता हूं। मैं पॉइंट ये है कि 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, मैं यहां पर लिख देता हूं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और आपका होता है DZ²। अगर हमें ये पता लग गया कि हमारे 5 ऑर्बिटल्स इसमें हैं, मान लीजिए ये DXY, ये DYZ, ये DZX, उसके बाद DX² - Y² DZ² मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपनी कुछ वैल्यू होगी ml की। ठीक है, मैंने क्या किया, DZ² ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है,
मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, या फिर चलो पहले में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के रख दिए, तो आप मुझे बताइए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और ये इलेक्ट्रॉन सेकंड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के लिए n की वैल्यू बताइए 3, l की वैल्यू बताइए 0 1 2, बिल्कुल d में है। ml की वैल्यू बताइए क्विकली, मान लीजिए इसकी वैल्यू -1 है, तो ml की वैल्यू कितनी, -1। मुझे इसके लिए n की वैल्यू बताइए 3, l की वैल्यू बताइए 2, ml की वैल्यू बताइए -1। पॉलीज ने क्या कहा, अगर मैं इसके ms देखता हूं तो वो +½ और इसका ms देखता हूं तो वो +½ पॉलीज ने यह कहा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते। ये किसने कहा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। अगर ऐसा कहा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी स्पिन अपोजिट करनी होगी, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हुंड्स ने कहा था, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ठीक है, तो हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और दूसरी बात, पहले हमें क्या करना होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे और फिर हमें पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी। पहले हमें क्या करना होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस until unless all the orbitals, all the degenerate orbitals are singly filled। जब तक उन्हें सिंगल सिंगल फिल ना कर दिया जाए तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। वो हुंड्स का रूल था। पॉलीज पे वापस आते हैं, तो ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो चुके हैं, इसलिए हमें एक की स्पिन अपर और एक की स्पिन लोअर रखनी होगी। आप किसी की भी स्पिन अपर और किसी की भी लोअर रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, सभी एक जैसे दिखते हैं, तो हम उनको इस तरीके से नहीं कहेंगे कि ये ऊपर और ये नीचे ही होगा। क्लियर, तो आप एक ऊपर और एक नीचे रख सकते हैं, एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। क्लियर, एक की स्पिन +½ हो जाएगी और एक की स्पिन क्या हो जाएगी, -½ आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। इसी तरीके से ऑब्बाउ प्रिंसिपल आ जाता है और हमारा कौन आ जाता है, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस, belonging to the same subshell, या फिर आप कह सकते हैं belonging to the degenerate orbitals does not take place until unless each orbitals belonging to that subshell has got 1 electron each। मतलब जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए, it means singly occupied। This forms the basis of the electronic structure of the atoms। This form the basis of the electronic structure of the atoms। पॉलीज ने क्या कहा, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक स्पिन के एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट द सेम स्पिन। ठीक है, उसके बाद हुंड्स आ गया और ऑब्बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन एनर्जी होगी। ऑब्बाउ का डायग्राम भी बनाना बहुत इजी है। अगर मैं कहूं ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा, S, P, D। मैंने 7 क्यों लिखा, क्योंकि जब आप 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7 तक फुल से हो चुके हैं। राइट, 7 तक क्या हो चुके हैं, फुल। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट बात पर। मोल कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी और बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी को अगर आप लाइन टू लाइन रीड कर लेंगे और सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली नीट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बट क्वेश्चंस में अप्रोच लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड होती है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें और बुक्स से हम ले सकते हैं, रेफरेंस बुक्स से यूज कर सकते हैं। क्लियर, जी एग्जाम के लिए हमें एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल तक जाना होता है। क्लियर, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमें पता है 1 में सिर्फ 1s होता है, 2s और 2p होता है, 2 में 3 में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4 में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, 5 में 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, और क्या 5G हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू अगर 0 है, देखो मैं बता देता हूं, तो s 1 है तो मैं बता देता हूं p, अगर 2 है तो मैं बता देता हूं d, अगर 3 है तो मैं बता देता हूं आपको f। बिल्कुल ठीक बात।
और 4 है तो मैं बता देता हूँ जी, तो n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 4 हो सकती, n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। तो 5G भी हो सकता है, बट हम 5G को नहीं लिखेंगे, अब मैं आगे भी नहीं लिखूंगा, बाकी आप कंटिन्यू इस तरीके से कर सकते हैं 5D और 5F, जैसे कि 6S हो गया, 6P हो गया, 6T हो गया, 6F हो गया, 7S हो गया, 7P हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से चलेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1s में, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे 2s में, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। आपको सिर्फ ये एरो फॉलो करनी है, कौन सी एरो, ये वाली एरो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या जाएगा 3s, तो 2p को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो जो ये एरो आएगी निकलते हुए वो इससे आएगी, इससे, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद 3s, 3s के बाद आपका आ जाएगा 3p, और 3p के बाद आ जाएगा 4s, और 4s के बाद चलेंगे सीधा 3d पर, और इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे। फिर कौन आ गया 3d के बाद 4p, 5s एटसेट्रा, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे सो ऑन। ये ऑपाउस कहता है, ऑपाउस कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, किसमें फिलिंग करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम हुंड्स पढ़ लिया, हमने पॉलीज पढ़ लिया, हमने ऑपाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ, जैसे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, उनका रीजन मैं आपको बता चुका था प्रीवियस क्लास में भी, एक बार क्विकली रिकॉल भी कर लेते हैं उस पॉइंट को। हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल इसलिए ज्यादा होते हैं, एक तो इनका कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जल्दी से बताइए, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है डेफिनेटली सिमेट्रिकल, इक्वल एकदम। हाफ फील्ड की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, और अगर फुली फील्ड की बात करें तो ये भी कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम सिमेट्रिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम एक्सचेंजेस दिखाएंगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड में, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज एनर्जी जहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होंगी, जितने ज्यादा एक्सचेंज उतने ज्यादा स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग की समरी पे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ये कहता है, केमिकल बॉन्डिंग हम क्यों पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक बात इंपॉर्टेंट पता है, हमने पढ़ा मैटर, हमने पढ़ा मैटर बना है एटम से, अब हमने ये पढ़ा कि कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होते, इंडिविजुअली वो अगर स्टेबल नहीं है तो वो कंबाइन कर जाते हैं, जैसे O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O नहीं रहेगा, H2 रहता है, N2 रहता है ना, O3 रहता है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन क्यों कर रहे हैं। हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पढ़ा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पढ़ा, हमने CO2 पढ़ा, H2O पढ़ा, HNO3 पढ़ा एटसेट्रा, SO2 पढ़ा, NH3 पढ़ा, HNO3 पढ़ा, H2SO4 पढ़ा, NaCl हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें जो बन रही हैं क्यों हो रही है कंबाइन, तो पहले ही क्वेश्चन तो यही आता है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। चलो कंबाइन भी हो गए तो फिर स्टेबल कैसे हैं, मतलब कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम कर रहा होगा जिस वजह से स्टेबल है। तो समझने वाली बात ये आती है कि क्वेश्चन हम यही पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ये बातें अराइसिस होती हैं और इन बातों का हमें आंसर मिलता है कि ये क्यों कंबाइन हो रहे हैं, किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या बातें हैं। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज नथिंग दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। फिर इसमें लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कुछ कि सिर्फ यही क्यों कंबाइन हो रहे हैं, बाकी क्यों कंबाइन नहीं हो रहे, वो भी हम सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बात का जवाब देने के लिए सबसे पहले आ जाती है कोसेल लुईस अप्रोच। उन्होंने क्या किया कि H2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 हो गया, दूसरा हाइड्रोजन का भी 1 है, इसका भी 1 हो गया। उन्होंने क्या कहा कि अगर इसका न्यूक्लियस ये है तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, उसका न्यूक्लियस ये है, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे और यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस और ये हो गई इस तरीके से शेयरिंग, है ना, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो भी बताऊंगा आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बन गया, ऐसे उन्होंने किसके लिए पढ़ लिया, बाकी H2 He2 एटसेट्रा सभी के लिए। क्या He2 रहेगा या नहीं रहेगा वो आप देखेंगे, वो हम नहीं देखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से, वो मैं बताऊंगा कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है और किसने इस बात का जवाब दिया। H2 N2 O2 इन सभी के लिए वो पढ़ते रहे, Cl2, ठीक है। बात आई फिर Br2 की और हायर एटॉमिक नंबर्स की।
तो उन्होंने देखा इस डायग्राम को बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। फिर उन्होंने एक चीज का नोटिस किया कि जो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लुईस ने आकर उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया और लुईस ने क्या कहा कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीएन लुईस ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें सारे ऑर्बिट्स को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स को ड्रॉ करिए, उनके सर्कल्स को ड्रॉ करिए और काम हो जाएगा। तो अगर मुझे मान लीजिए सीएल ड्रॉ करना है, तो सीएल का होता है 17, मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं 287, तो सिर्फ आप सीएल का जो सिंबल है, लुईस सिंबल किस तरीके से बनाए गए, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, उसने कहा कि मैं एक डॉट से एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूंगा और ये हो गया लुईस का सिंबल, जिसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोल देते हैं। उसने कहा इसी तरीके से दूसरा क्लोरीन आएगा अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और उन्होंने क्या किया, इस तरीके से अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, दोनों ने कंप्लीट कर लिया। ये ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट का मतलब आपको पता ही है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, और डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। तो हाइड्रोजन और कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहती है, जैसे हीलियम में 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहती है, और कुछ ऑक्टेट, ठीक है। तो के शेल जिनमें होती है लास्ट शेल, वो क्या चाहती हैं, डुप्लेट कंप्लीट करना, और एलएमएन शेल क्या चाहती हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ठीक है। अब जो बात आती है वो इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ 2 केस हो सकते हैं, या तो वो बॉन्ड बना सकते हैं ट्रांसफर होके, या वो बॉन्ड बनाएंगे शेयरिंग करके। अगर वो हुए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है। मतलब अगर ए ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो बना लिया ए पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन बी ने लिए तो बना लिया बी नेगेटिव, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, एग्जांपल NaCl KCl, ये बनेंगे आयनिक बॉन्ड्स और ये होंगे आयनिक कंपाउंड्स। शेयरिंग 2 तरीके से हो सकती है। अच्छा, शेयरिंग भी 2 तरीके से होगी, कैसे कैसे, एक होगी इक्वल शेयरिंग। कौन सी शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। फिर दूसरी कौन सी होती है, अरे अनइक्वल शेयरिंग। एक इक्वल शेयरिंग, दूसरी अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग में क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोल सकते हो, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। मान लीजिए ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बन गया। क्या बन गया इनके बीच में, बॉन्ड ए बॉन्ड बी, फॉर एग्जाम्पल HCl। बहुत बढ़िया। अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है, वन साइडेड शेयरिंग, वन साइडेड शेयरिंग, नॉट बोथ साइडेड। वन साइडेड शेयरिंग मतलब एक बॉन्ड को बनाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों दिए ए ने, दोनों ही किसने दिए, ए ने, बी ने नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव में 4 बॉन्ड बने हुए हैं, जिनमें से 3 तो कोवलेंट है, बट एक बॉन्ड बना हुआ है कोऑर्डिनेट, जिसमें नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए इस H पॉजिटिव को अटैच करने के लिए। तो ये NH4 पॉजिटिव, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो इक्वल शेयरिंग वालों को क्या बोलते हैं वो भी बता दीजिए। इक्वल शेयरिंग वालों को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। और अनइक्वल शेयरिंग वालों को क्या बोलते हैं, फिर अनइक्वल शेयरिंग वालों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, इसने कोऑर्डिनेशन किया है। क्या किया है इसने, कोऑर्डिनेशन, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी तो कुछ ऐसे हो गई। अब हम लुईस सिंबल पे चल रहे थे, तो लुईस सिंबल ने जो बातें बताई वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कौशल फर्स्ट इंसाइट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, मतलब कटायंस और अनायंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस मतलब कटायंस, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एटसेट्रा। Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, क्या एक ही एटम के ऊपर हो सकता है, अरे गलत बात, NH4 पॉजिटिव हो सकता है, H3O पॉजिटिव हो सकता है, और भी बहुत सारे पॉसिबल है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर नोन एज अनायंस। फिर कौन से अनायंस भाई, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव। क्या एक ही एटम के ऊपर हो सकता है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने कहा SO4 नेगेटिव, मैंने कहा NO3 नेगेटिव, मैंने कहा SO32 नेगेटिव, मैंने कहा HCO3 नेगेटिव भी कर दो जी, मैंने कहा HSO4 नेगेटिव भी कर दो, एटसेट्रा। और कितने बनाऊं, आप भी बना सकते हैं कुछ। ओके, आई एम जस्ट समराइजिंग द चैप्टर, नो प्रॉब्लम। रिलेटेड द प्रोसेस टू द अटेंट ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सभी क्या चाहते हैं, सभी चाहते हैं, देखो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, सभी चाहते हैं स्टेबल जो है, स्टेबल हो जाए। क्या कोई अनस्टेबल रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। स्टेबल कैसे होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, वो चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें आप लास्ट वाले ग्रुप में देखेंगे 18 ग्रुप में सारे स्टेबल बैठे हुए हैं। कैसे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का डुप्टेल कंप्लीट है, मतलब उनको इनर्ट गैस नाम दिया गया है। क्यों, क्योंकि नॉट रिएक्टिव है, नोबल गैसेस है। तो सभी क्या बनना चाहते हैं, नोबल बनना चाहते हैं। नोबल कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को 8 इलेक्ट्रॉन्स में बदलना चाहते हैं।
या फिर डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही ये सारी केमिस्ट्री बनी हुई है। सारी केमिस्ट्री चाहती है, सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। इसी वजह से आपको ये रिएक्शंस पढ़नी पड़ती हैं। इसी वजह से क्या पढ़नी पड़ती है? रिएक्शंस। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक टांग पे खड़े हो जाइए, आप 1 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 दिन हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। किसी के ज्यादा ही स्टेमिना तो स्ट्रेंथ है तो वो और भी ज्यादा हो जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा आप उस फॉर्म में अनस्टेबल फील कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब वो कि आप स्टेबल होना चाहते हैं और आप दोनों टांगों पे खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी दोनों टांगों पे ही है। तो सभी जो एलिमेंट्स है वो चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए उन्हें। क्या मिल जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में। उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ईदर दे विल लूज और दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स, या थर्ड ऑल्टरनेट वे भी वो यूज करते हैं जो कि होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या यूज करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या वो गेन करेंगे या शेयर करेंगे। लूज करके कैटायंस बनाते हैं, गेन करके एनायन बनाते हैं, और शेयरिंग करके आप देखते हैं प्रोडक्ट बन जाते हैं। लूज और गेन करके जब कैटायन एनायन बना के वो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, तो उन्हें आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और शेयरिंग मैंने आपको बताई थी 2 तरीके से हो सकती है, एक म्यूचुअल और एक वन साइडेड, मतलब इक्वल और अनइक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज द कॉज फॉर द स्टेबिलिटी। दिस गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। दिस गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड्स के केस में जब वैलेंसी होती है, आयनिक बॉन्ड्स के केस में उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ठीक है, ओके। वैलेंसी इज नथिंग दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब पॉइंट ये आता है, the first description of covalent bonding was provided by the Lewis in terms of the sharing of electron. G.N. Lewis ने provide की थी of electron pairs between atoms and he related the process to the attainment of noble gas configuration. उन्होंने कहा कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए नोबल गैस की तरह, इसलिए वो उनके एटम्स जो होते हैं वो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। गलत बात, वो शेयरिंग करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, उससे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ चुका था। ठीक है, कैसे करते हैं वो नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन? बाय रिएक्टिंग एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लुईस डॉट सिंबल शो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि किसी का भी लुईस डॉट सिंबल बनाओ, अगर मैं नाइट्रोजन का बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस सिंबल अगर किसी का मिलता है तो नंबर ऑफ डॉट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। अब हम नेक्स्ट बात पे मूव करेंगे। लुईस, देखो पहले हमने क्या बताया कि क्यों हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की जरूरत पड़ी। जब जरूरत पड़ी तो हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, उन क्वेश्चंस का आंसर धीरे धीरे आया, तो कोसा लुईस अप्रोच आई, ऑक्टेट रूल आया। ऑक्टेट रूल हमने पढ़ लिया। ऑक्टेट रूल के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट थे जो हाइपर ऑक्टेट थे या फिर हाइपो ऑक्टेट थे, मतलब जिनमें ऑक्टेट से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, मतलब हाइपर वैलेंट बोल दीजिए, या फिर हाइपो वैलेंट थे जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। वो भी स्टेबल थे और वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, ऐसे एग्जांपल्स जैसे PCl5 आप ले लीजिए, मैं लुईस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लुईस ने भी ऑक्टेट रूल का यूज किया था। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताते हुए। उसके अलावा जो बातें हो सकती हैं वो क्या हो सकती है? आयनिक बॉन्ड को फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं, वो बातें भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड्स रिजल्ट करेंगे फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक पेयर शेयर है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, बाकी बैलेंस ही कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर चेन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर चेन है। सम बॉन्डेड एटम्स हैव एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग। उन टाइप के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? जैसे कि NH3 में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नॉट इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग, तो इन्हें हम कह देते हैं क्या? लॉन पेयर्स। नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, तो इन्हें हम कहेंगे क्या? लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स मतलब आप समझ सकते हैं, लॉन अलोन, अकेले बैठे हुए हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इन्हें हम क्या कह देते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स अराउंड ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपको CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे काउंट करेंगे? आपको क्या करना, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 और 4, मतलब 4 प्लस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में होते हैं 6, और कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 6 2 12 प्लस 4 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पेयर्स कितने हो जाएंगे? डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
तो सबसे पहले जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सेंटर में रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी, उसको ड्रॉ कर दीजिए और साइड में दोनों एटम्स को रख दीजिए। सबसे पहले एक एक शेड पेयर दीजिए दोनों को, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना शुरू करिए। यहां से 8 पेयर हैं, 2 यूज हो चुके हैं, 3 4 5 6 7 8। हुआ ये कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और दोनों ऑक्सीजन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके लिए ऑक्सीजन एक पेयर इधर से शेयर करेगा और एक पेयर इधर से, मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आप ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी, आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट, आप यहाँ पर चेक करेंगे इस सर्कल में ऑक्टेट कंप्लीट, आप यहाँ पर चेक करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। अब जब मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखाता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CO2 का स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बना है, मुझे नहीं पता इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, क्योंकि लुइस बता ही नहीं पाया इस बारे में, लुइस ने डिस्कस ही नहीं करा। यही तो लिमिटेशन थी लुइस की। लुइस ने ऑक्टेट के बेस पे सारी बात बता दी, पर क्योंकि जब PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया या SF6 का ड्रॉ किया गया या IF7 देखा गया या H2SO4 देखा गया, और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं। मैं जैसे PCl5 बनाता हूं, फास्फोरस, भाई PCl5 का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, वो कह रहा है कौन, क्वेश्चन कैसे, कि अगर मैं करता हूं फास्फोरस को तो नाइट्रोजन की फैमिली से है, मतलब ग्रुप 15, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि NH2 NP3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरीके से तो याद रखना है आपको भी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बताया जाता है केमिकल एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में, क्यों बताया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, बताइए। इसीलिए बताया जाता है ताकि आप इन बातों को ध्यान से पढ़ सके, और इसी के बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो P जो है फास्फोरस एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला ग्रुप 15 का NH2 NP3 होता है, तो फास्फोरस का 15 होता है, जिसका 285 बोल सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो सकता है। क्लियर? तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में, और क्लोरीन ग्रुप 17 से तो 7 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में, तो 5 इसके हो गए, और 7 5 35 होते हैं, तो 40, और डिवाइडेड कर दिया 2 से, 7 5 35 प्लस 5 40 डिवाइड बाय 2, तो 20 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ चुके हैं आपके पास। बाय वाह, 20 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का यूज करना है। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर में रख दो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड एटम बन जाएंगे। 1 2 1 2, और क्या बन सकते हैं, चलिए ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा ऐसे ना करके ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, रख दिए 5 एटम्स। पहले सबके इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, रखते हैं 1, पहले तो सभी के बीच में शेयर्ड पेयर रखना है एक एक, 1 2 3 4 5। ये बहुत दूर से भाग गया, इसको पास कर लेते हैं, क्यों ही दूर भेजना है इसको, ये लो जी पास आ जाओ, ठीक है। कह रहा है 20 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 5 यूज कर लिए, बाकी 15 यूज करिए, 5 हो गए, 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 9 10 11 ऑक्टेट कंप्लीट, 12 13 14 ऑक्टेट कंप्लीट, 15 16 17 ऑक्टेट कंप्लीट, 18 19 20 ऑक्टेट कंप्लीट। कह रहा सर्कल ड्रॉ करके बताइए, ऐसे समझ नहीं आ रहा, 2 4 6 8, ये लो जी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 8, ये लो इस सर्कल में ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 8, इस सर्कल में भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 8, इस सर्कल में भी ऑक्टेट कंप्लीट, और 2 4 6 8 इस सर्कल में भी ऑक्टेट कंप्लीट। कह रहा फास्फोरस का ड्रॉ करिए, ये लो जी फास्फोरस क्या कहता है, फास्फोरस से कोई प्रॉब्लम थोड़ी हमें, ये लो फास्फोरस का 2 4 6 8 10, 10 कैसे आ गए, तभी तो मैंने बोला इसको हाइपरवेलेंट, हाइपरवेलेंट या हाइपरवेलेंट में आते हैं सारे कंपाउंड्स, इसमें 12 होंगे, इसमें 14 होंगे, इसमें 10 हैं। इसी तरीके से तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ऑक्टेट की बात हो रही थी, बट ये तो ऑक्टेट से ज्यादा लेके बैठ गया। और BF3 को देखे तो यहाँ हाइपोवेलेंट में आ जाएगा, BeH2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, BeCl2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कंपाउंड किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, LiCl कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो ऑक्टेट को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो यहां पर हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट ये बातें आ जाती हैं। उसके अलावा जैसे NO हो गया, N डबल बॉन्ड O, 1 2 3 1 2 3 4, ये कैसे ड्रॉ कर दिया, अरे ड्रॉ कर लीजिए आप, कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में वही 5 और ऑक्सीजन के में 6, तो 11 आ गए, तो गड़बड़ हो गई। 11 इलेक्ट्रॉन्स रखने, पेयर्स तो बन नहीं रहे हैं, पेयर्स भी बनाने तो बना दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, हो जाएगा 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और है हमारे पास,
रखते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक पेयर रखा। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? होता है FON, फोन, यही तो होता है। फ्लोरीन मोर देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका पूरा कर दीजिए पहले ऑक्टेन। कितने? एक पेयर यूज हो गया, 2 3 4 और एक यहाँ रख दीजिए क्योंकि नाइट्रोजन का पूरा नहीं है, 5 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, वो कहाँ जाएगा बताइए क्विकली। पेयर कितने? 5। तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई किया, एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रख दिया, 2 और 2 5 ही हुए। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर कर लिया। मैक्सिमम ये 7 ही कर सकता है, तो आप देखेंगे इसका ऑक्टेट तो पूरा है, इसने डबल बॉन्ड बना दिया, इसका ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्या देखेंगे आप, इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो N डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी पॉसिबल हैं, ये समझिए आप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा दोनों एक तरीके से, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा या नहीं देगा, अभी हम लुईस पढ़ रहे हैं सिर्फ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड N एग्जिस्ट कर रहा है। NO2 इसमें भी आप देखेंगे, ये भी क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी ऑक्टेट रूल को फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो वापस आते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स अराउंड ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट पैरामीटर एसोसिएटेड विद केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड जो भी बन रहा है दो एटम्स के बीच में, उसकी लेंथ क्या है, उसको उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके न्यूक्लियस तक लेते हैं। बॉन्ड एंगल, उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है। बॉन्ड एंथैल्पी, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर, वो स्ट्रेंथ दिखाएगा उस बॉन्ड की। बॉन्ड पोलरिटी कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस बेस पे डाइपोल मोमेंट के बेस पे बॉन्ड पोलरिटी आ जाती है। इनकी भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स पे। हम क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम इन कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका वेस्पर मॉडल। भाई लुईस में आगे कमी, लुईस ने सिर्फ ये बता पाया कि एक सेंट्रल एटम होगा, उसके सराउंडेड में कुछ साइड एटम प्रेजेंट होंगे, कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, बट वो ये नहीं बता पाया कि जो लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो रिपल्शंस तो होगा। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, कौन सा साइड एटम कहाँ रहेगा, क्या उसकी फिक्स्ड पोजीशन रहेगी या चेंज होगी। अब आए वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का नाम ही क्या है, VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बेसिस पर मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्या मैं एक्सप्लेन करती हूं, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पहली बात ये कही कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्डेड पेयर्स होंगे और लॉन पेयर्स होंगे। बॉन्डेड पेयर मतलब शेयर पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लॉन पेयर मतलब अनशेयर्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के पेयर्स हो गए, एक बॉन्डेड पेयर्स और एक हो गए लॉन पेयर्स। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लॉन पेयर्स। अगर सिर्फ किसी मॉलिक्यूल में ओनली बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब उनके बीच में जो रिपल्शंस होंगी वो बॉन्ड पेयर टाइप की रिपल्शंस होंगी, मतलब उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ओनली बॉन्ड पेयर्स वालों की जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो उनकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इज लाइक ए कैविटी, ज्योमेट्री इज लाइक ए कैविटी। मान लीजिए मैं आपको एक कैविटी देता हूं इस टाइप की, कुछ भी एक कैविटी मैंने दी। अब आप इसमें मान लीजिए आपके पास एक सीमेंट का घोल है, ये कैविटी बनी हुई है, इसमें आपको फिल करना है। अब आपको शेप सिर्फ इतनी चाहिए, ध्यान से समझना, आपको सिर्फ इतनी ही शेप चाहिए, इतनी, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको ही हिस्से को फिल करेंगे, इतना, ये वाला फिल नहीं करेंगे। तो समझने वाली बात ये हुई कि कैविटी इज लाइक ए ज्योमेट्री। अगर सारे फिल हो गए तो ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएंगे, सारे फिल नहीं हुए तो ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगी। मतलब बॉन्ड पेयर के केस में सिर्फ जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, डिस्टॉर्टेड नहीं होती, और जो ज्योमेट्री होती है वही सेम शेप हो जाती है। सेम आपकी क्या हो जाती है, वही शेप, मतलब ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। ज्योमेट्री और शेप के बीच में भी डिफरेंस नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ज्योमेट्री और शेप के बीच में डिफरेंस, ठीक है। हाँ, बस थोड़े से टॉपिक हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नीट के PYQs को, ठीक है। लॉन पेयर्स जो हमारे हैं, लॉन पेयर्स हमारे क्या हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर्स अगर किसी ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंट है,
तो अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है तो उस केस में हमारी जो ज्योमेट्री होगी वहां पर रिपल्शंस दो टाइप की होंगी, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस भी होंगी, लोन पेयर रिपल्शंस भी होंगे। इसका मतलब ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहेगी, वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड। क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड। अगर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी तो उस केस में शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होंगी, शेप अलग होगी और ज्योमेट्री अलग होगी। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। शेप ज्योमेट्री क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। तो वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर हम बहुत सारी क्या पढ़ते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं AB2 टाइप, AB2 टाइप लीनियर हो जाता है, फिर AB3 पढ़ते हैं, फिर AB2L पढ़ते हैं। ठीक है, इन सभी को मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में अब डिस्कस करूंगा, क्विकली आपको दिखा दूंगा। फिर AB4 पढ़ते हैं, AB3L पढ़ते हैं, AB2L2 पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं AB5, उसमें पढ़ते हैं हम AB4L। ठीक है, L फॉर लॉन पेयर, B फॉर बॉन्ड पेयर, A इज अ सेंट्रल एटम। उसमें हम पढ़ते हैं AB3L2। ठीक है, और उसमें AB5 हो गया, और उसके अलावा हम AB6 पढ़ते हैं, AB5L पढ़ते हैं, उसके अंदर AB4L2 पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको प्रॉपर रेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज दिखाई हैं। ठीक है, रेगुलर और डिस्टॉर्टेड दोनों कॉम्बाइनेशन में। उसके अलावा AB7 भी पढ़ सकते हैं, AB6L भी हो सकता है, राइट, एटसेट्रा। तो ये कुछ रेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज हैं, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, सी-सॉ, टी शेप, वी शेप, एटसेट्रा। ठीक है, तो वेस्पर मॉडल ने एक बात कही कि प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड देयरफॉर टेंड टू रिमेन एज फार अपार्ट। वो इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को अटेन कर लेंगे जिसमें उनकी एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्शंस बिटवीन लॉन पेयर्स एंड लॉन पेयर्स एंड बॉन्डिंग पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर। और जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होता है, जो अकेला बैठा हुआ है, जो पर्सन अकेला बैठा हुआ, ज्यादा दिमाग खराब रहेगा उसका, क्यों? अकेला बैठा हुआ है। और जो साथ में बातें करते रहेंगे तो एक दूसरे शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन पेयर्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन पैदा करेंगे, तो लॉन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का होगा। उसके बाद जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर का होगा। उसके बाद जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर का होगा। ये ऑर्डर होता है रिपल्शन का। वेस्पर थ्योरी में भी कुछ कमियां थी। ठीक है, उसके बाद आती है VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, और टू कोवेलेंट बॉन्डिंग इज बेसिकली कंसर्न विद द energetics of covalent bond formation, about which the Lewis and Vesper models are silent. Basically, the VB theory discuss bond formation in the terms of overlapping of orbitals में इसने डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 कैसे फॉर्म होता है? ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बैठा हुआ है, दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हाइड्रोजन का पहले का इलेक्ट्रॉन, ये इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, यहाँ पे कुछ नई अट्रैक्शंस पैदा होंगी, यहाँ पे कुछ नई अट्रैक्शंस बनेंगी, यहाँ पर ऑलरेडी नई रिपल्शंस बनेंगी। तो रिपल्सिव फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हुए तो बॉन्ड नहीं बनेगा, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से कम हुए तो बॉन्ड बन जाएगा। यही तो बात होती है। अगर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस से, मैं कहूं रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हुए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस से कम हुए तो बॉन्ड बन जाएगा। ये VBT की अप्रोच थी और उसने इसी बेसिस पर बताया थी H2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ये VBT की अप्रोच थी, उन्होंने ओवरलैपिंग के बारे में बात करी थी, और यही VBT में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पढ़ लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के थ्रू जब SS ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग, ठीक है, किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। और ये क्या कहता है VBT एट द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस द एनर्जी टचेस ए मिनिमम, any attempt to bring the nuclei still closer results in a sudden increase in energy. ठीक है, sudden increase in energy and consequent destabilization of the molecule. Because of orbital overlap, the electron density between the nuclei increases, which helps in bringing them closer. अगर मैं सिंपल सी इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करता हूं, अगर आपके रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस से, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इट इज हाउएवर सीन दैट द एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ वैल्यूज आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय ओवरलैप alone and other variables have to be taken into account. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलिंग, लिनस पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। देखो ओवरलैपिंग हो सकती है, जैसे मान लीजिए p ऑर्बिटल में बनाऊं और इसकी दो लोब्स हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर ऐसे ही ओवरलैपिंग हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पोर्शन की, ठीक है, ये पॉजिटिव, इसको बोल देते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बट अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से हुई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको बोलते थे नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई, ये एस और ये पी, तो इसको बोलते थे जीरो ओवरलैपिंग। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। अगर मान लीजिए पी एक्स एक्सिस में और ये इस एक्सिस में, तो इन पे भी क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग। तो ऐसे केसेस हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वही एटॉमिक ऑर्बिटल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इस CH4 वाले कॉन्सेप्ट को और बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। इसकी खास बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जाएंगे जिनकी एनर्जी अप्रोक्स क्लोजर है, ठीक है, क्लोजर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जाएंगे। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल्स जाएंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनका नाम वही होगा। जैसे sp में दो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो नए दो ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 sp3 sp3d sp3d2 d2 sp3, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। Atomic orbitals of Be, Bc, No are used to explain the formation and geometrical shapes of molecules जैसे BeCl2, BCl3, CH4, NH3, H2। ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन कर दिए थे। हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये एक्सप्लेन कर देता है ज्योमेट्रीज को, ठीक है, और बहुत सारी बातों को। दे ऑल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल जैसे C2H2 इथाइन एंड C2H4 इथीन, इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास जो है उसमें हम इतने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नीट के PYQs, ठीक है। MOT और उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, समराइज करूंगा। तो क्वांटम नंबर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे n की वैल्यू हो सकती है 1 से इन्फिनिटी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल हो सकता है mvr = nh/2π, आपको पता ही है, बोहर ने भी ये पॉइंट दिया था, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कहते हैं क्वांटाइज्ड। एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल हो सकते हैं 2l+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर सबसेल में आ सकते हैं 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो L, उसकी वैल्यू हो सकती है h/2π √LL+1, या फिर h/2π को आप लिख सकते हैं h कट √LL+1, क्योंकि h कट होता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट और h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो आते हैं कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, वो मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी लार्जर, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि भाई मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत क्या होनी चाहिए, जल्दी से लूज करना चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है, जो कटायन बनाएगा। और नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जल्दी से बने और आयनिक बॉन्ड स्टेबल हो जाए। लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ क्या कैटायंस एंड आयंस कंबाइन होकर 1 मोल कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटिस एंथैल्पी। तो M पॉजिटिव X नेगेटिव कंबाइन होकर MX बनाएंगे, वो क्या होनी चाहिए, रिलीज होने वाली एनर्जी हाई होनी चाहिए। आयनिक सॉलिड फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे लेटिस एनर्जी को, देखो चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली आपको एक फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, F = Q1 Q2/r², ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², मतलब चार्जेस के डायरेक्टली और रेडियस के इनवर्सली। मतलब यहाँ पर भी वही है, कटायन और अनायन के रेडियस के क्या है, लेटिस एनर्जी इनवर्सली। यहाँ पे R पॉजिटिव R नेगेटिव इंटर आयनिक डिस्टेंस दिखा रहा है, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव यहाँ पे दिखाया गया है। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के। Z पॉजिटिव दिखा रहा है चार्ज ऑन कटायन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और Z नेगेटिव दिखा रहा है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव, ठीक है। और Z नेगेटिव दिखा रहा है आपको चार्ज ऑन अनायन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर? डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू क्या दिखाता है, Q × D चार्ज सेपरेशन, और Q इज द चार्ज। आप D लिख सकते हैं या फिर R लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। वेस्पर के बारे में आपको बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होते हैं, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर सबसे कम होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कहा था एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, स्टेरिक नंबर। उसको आने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, और उसके अकॉर्डिंग आप ज्योमेट्री बता सकते हैं। 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। अगर sp है तो लीनियर होगी, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, एग्जांपल BF3 ले लो आप। sp3 है तो टेट्राहेड्रल CH4 एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल BeH2 डाल दो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो PCl5 एग्जांपल ले लो। ऑक्टाहेड्रल है तो SF6 हो जाएगा, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में आप IF7 डाल सकते हो।
sp3d3। ये कॉन्सेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट बातें लर्न होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नीट के पीवाईक्यूज जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक्स। यस, सो चलिए बिगिन करते हैं। तो नीट के पीवाईक्यूज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल आर। देखो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये डेफिनेटली पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कस करेंगे और फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के चैप्टर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नीट के पीवाईक्यूज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, जिसको आप कह सकते हैं रेडियल नोड्स। क्या कह सकते हैं? रेडियल नोड्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो टोटल नोड्स होते हैं, टोटल नोड्स वो होते हैं n-1। टोटल नोड्स में दो नोड्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स, एक होते हैं एंगुलर नोड्स। देखो दोनों फॉर्मूले हम याद ही क्यों करें, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करते हैं। कौन सा? टोटल नोड्स होते हैं n-1 और एंगुलर नोड्स होते हैं L, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, मतलब A फॉर एजिमुथल, A फॉर एंगुलर, या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके ग्राफ्स के डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूं, इसके ग्राफ्स होते हैं इंपोर्टेंट, 1s का, 2s का, 2p का, ठीक है। रेडियल ग्राफ्स इनको हम बोल देते हैं। टोटल नोड्स n-1 वो हो जाएंगे रेडियल नोड्स n-l-1। उससे पूछा रेडियल नोड्स के बारे में, भाई n की वैल्यू 3p के लिए कितनी होगी, क्विकली बताइए। n की वैल्यू 3p के लिए होगी 3, और पीछे देखो कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऐसी दी जाती है nlx। p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। किसके लिए? p के लिए, क्योंकि s के लिए s के लिए क्या कह सकते हैं, l की वैल्यू 0 होती है। अगर n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, तो 3 - 1 - 1 -1 -1 -2, और 3 में से माइनस क्या होगा? 1। कह रहा नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड अगर 3p में आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको 1 मिलना चाहिए। जल्दी से मुझे क्विकली चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? 1, 3, 2 या नन ऑफ द अबव? कुछ भी नहीं। फॉर्मुलेज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो जब हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 नोड। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल n-l-1। 3p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स हमने जैसे बताया n-l-1, वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाता है 1 नोड। कितना आंसर आ जाए? 1 नोड। वेरी गुड आंसर एवरीवन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। क्विकली इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन n2 पॉजिटिव। देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली बताइए, डेफिनेटली आपको ऑफ-बाउ, हुंड्स और पॉलीज का यूज करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्विकली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? आप कह रहे हैं ऑप्शन बी। अगर मैं बात करूं n2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर मैं नॉर्मल नाइट्रोजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 7, एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ's प्रिंसिपल हम लिखते हैं 1 ऑफ-बाउ, हुंड्स और पॉलीज का यूज करते हुए 1s2 2s2 2p3 हो गए 7। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं तो कैसे करेंगे? 1s ऑर्बिटल्स में, 1s में एक ऑर्बिटल, 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल है तो दोनों फिल कर दीजिए, इधर भी दोनों फिल कर दीजिए। सेम स्पिन नहीं रखनी है, अपोजिट स्पिन रखनी है। यही तो कहा है किसने? पॉलीज ने, कि सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉलीज ने और हुंड्स ने दोनों ने मिलकर रूल बनाए हुए हैं और ऑफ-बाउ's ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में पहले भरेंगे वो भी बता दिए, और किस सब शेल में पहले आएंगे। तो पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, राइट। तो आप में से कुछ कह रहे हैं ए और कुछ कह रहे हैं 3, तो चलिए ए और डी में कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी हो चुके हैं, ये मैंने n का लिखा है। अब n2 पॉजिटिव का अगर मैं लिखूं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो रिमूव भी कहां से होंगे? लास्ट से। तो 1s2 ऐसे ही रहेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 ऐसे ही रहेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव होने के बाद 1। तो आप बताइए क्या आंसर मैच कर रहा है? अब आप देख सकते हैं ये n2 पॉजिटिव का हो गया जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हो गया 1s2 2s2 2p1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको? C1। कितना आंसर? 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा आंसर कौन सा मैच करेगा? 1। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, एकदम कैसा क्वेश्चन था? इजी।
अगर इस टाइप के इजी क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं तो इनमें हम अपनी टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं और उनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से अगर आपको टाइम मिल जाए तो। बट बात तो टाइम की है, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम टू पॉजिटिव देखेंगे, आंसर वन मैच करेंगे, खत्म। मतलब 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम 1 मिनट मान के चले एवरेज, तो हमारे जो 50 सेकंड्स बच चुके हैं वो हम किसी और क्वेश्चन की कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी मैच करेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैच करेंगे N2 पॉजिटिव में 1। मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर यू रेडी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सबसे सही देता है। देखो आप ट्राई कर रहे हो, इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, बट कोशिश करिए कि आंसर ही ठीक हो जाए। ट्राई करेंगे, अप्रोच लगाएंगे, गलतियां पता लगेंगी, आपने कहां गलती करी थी, गलतियां करने पे माइंड में बातें ज्यादा टाइम तक रहती हैं एक बार से सही करने के मुकाबले में। तो इसलिए अगर आप गलतियां करेंगे तो बातें ज्यादा देर तक रहेंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, कि आप गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं, रिपीट ना करें। ठीक है, ये कह रहा है फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L is equal to 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का मैंने फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ऑप्शन बी 6, और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास L की वैल्यू 3 है, मान लीजिए हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, L की वैल्यू 3 है, तो इस L की वैल्यू 3 के लिए जो वैल्यू होती है, देखो L की वैल्यू जब 0 होती है तो S, 1 होता है तो P, 2 होता है तो D, और 3 होता है तो F। मैंने बता रखा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे वो डिसाइड करेगा 12+1, मतलब इसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर होंगे 2 × 12+1, मतलब बताइए क्विकली, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। हो सकता है कि हम फॉर्मूलेज को क्विकली रिकॉल ना कर पा रहे हो, बट अगर इस टाइप के इजी क्वेश्चंस को हम क्विकली कर लेंगे तो उससे हमारा डेफिनेटली टाइम सेव होगा। इसीलिए मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 5 सेकंड लगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है 2 × 12+1, 12+1 होता है 7 और 7 2 जाओगे 14, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेरी गुड एवरीवन, मोस्टली यू आर करेक्ट, बट मैं चाहता हूं आप सभी करेक्ट हो जाएं। गुड ट्राई। तो व्हेन एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 3, तो m की वैल्यू 12+1 होगी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 12+1। L की वैल्यू 3 है तो 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 7 ऑर्बिटल्स, तो वी नो दैट 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 14। हम इस तरीके से सॉल्व करें, या फिर हमें तो ऑप्शन सही करना है ना कि सब्जेक्टिव पेपर है, हमें सिर्फ करना है 2 × 12+1। वी नो द ट्रिक ना, वी नो दिस 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अगर L की वैल्यू 3 है तो। अगर L की वैल्यू क्या है 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। क्विकली आप मुझे बताइए कि आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4? सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कस करेंगे और फिर हम मूव करेंगे किस पे, फिर हम मूव करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस पे। कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 6 देन करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑब्बाउस पे आपको जाना है। किस पे जाना है, ऑब्बाउ पे। किस पे जाना है, ऑब्बाउ पे। क्या वो सही मेथड होगा? ऑब्बाउ के बातों को याद रखना, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको n+l तो पता ही है, n+l रूल। आप सभी में 6 पुट कर दीजिए। ये 6s हो गया, ये 5d हो गया, ये 6 - 4f हो गया, और ये 6p हो गया। ठीक है, ये 6s हो गया, ये 4f हो गया, ये 6p हो गया, और ये 6 - 1 5d हो गया। 6s हो गया, 6s हो गया, यहाँ पे 6p हो गया, यहाँ पे 5d हो गया, यहाँ पे 4f हो गया, यहाँ पे 4f हो गया, यहाँ पे 5d हो गया, यहाँ पर 6p हो गया। n+l जिसकी लोअर है उसको पहले फिल करेंगे, और n+l जिसका हायर उसको बाद में फिल करेंगे। यही तो बात आती है। तो कुछ कह रहे हैं ऑप्शन सी और कुछ कह रहे हैं ऑप्शन डी।
चलिए देख लेते हैं। मैं आपको n प्लस एल अगर 6s का बताऊं तो वो हो जाएगा 6x का n प्लस एल कितना 6। अगर मैं 5d का बताऊं तो वो हो जाएगा 5 प्लस कितना 2 7। अगर मैं 4f का बताऊं तो 4 प्लस 3 7। तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू किसकी है, n की, 4 की, तो 4f पहले फिल करेंगे 5d से, ये तो कंफर्म है। अगर मैं उसके बाद आपको 6p का बताऊं तो 6 प्लस 1 7। तो 4 5 6 में से आपको पता लग गया किसको पहले फिल करेंगे, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, डी। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी। इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 6 तो आप n प्लस एल रूल का यूज करेंगे, या फिर अगर आपको अबव याद है तो आप अबव के सारे ऑर्डर को चेक कर लेंगे और क्विकली आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो भी याद नहीं है तो आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, टाइम आपका कंज्यूम होने से बचाना है सिर्फ आपको, तो इसलिए n प्लस एल ज्यादा बेटर है। तो ns n माइनस 2f देन n माइनस 1 d एंड देन np। तो n की वैल्यू अगर 6 है तो पहले 6s जिसके लिए जो वैल्यू है वो 6 है, देन 4f जिसके लिए वैल्यू 7 रहेगी, इसकी ज्यादा हो गई, देन 5d की होगी फिर से कितनी 5 प्लस 2 7 और 6p की भी कितनी होगी 7। जो हमने देखा था वो है आपका आंसर मिला है कौन सा 6s 4f 5d एंड 6p। 6s 4f 5d एंड 6p मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं लोअर n प्लस वैल्यू इसकी तो देखो n प्लस एल वैल्यू लोअर है और इन तीनों में n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो लोअर वैल्यू ऑफ n हमने चेक किया, क्या करिए लोअर वैल्यू ऑफ n। ओके, इन तीनों में हमने क्या चेक किया, लोअर वैल्यू ऑफ n, उसके अकॉर्डिंग जिसकी लोअर वैल्यू n है उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6s देन 4f देन 5d एंड 6p की एनर्जी सबसे ज्यादा उसको सबसे बाद में भरेंगे। वेरी गुड आंसर। आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन ही तो है ही, और क्या है, 3 हो गया आंसर। अरे क्विकली आंसर करना है हमें, कैसे भाई 1s मतलब एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे पता लगता है, कैसे आ जाते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि हमें ये पता है कि 1s में एक ऑर्बिटल है, ये होगा सिर्फ प्रैक्टिस से। इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है 1 2 3। अब कुछ बच्चे मिस्टेक्स ऐसी भी कर सकते हैं अगर वो हुंड्स को भूल जाते हैं तो ऐसी, जो कि गलत है। अगर वो पॉलीज को भी भूल गए ना फिर गड़बड़ है, फिर तो वो ऐसे कर देंगे, वो बहुत ज्यादा गलत है। पर पॉलीज को कम बच्चे भूलते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में ज्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन देते थे, 3 नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वाले जो है वो बिल्कुल ठीक है, हुंड्स को ध्यान में रखते हो और बाउस और सारी बातों को हमने ध्यान में रखते हो ये रूल बनाया है, ठीक है। वन 2 और 3, तो ऑप्शन मैच कर गया सी। वेरी गुड एवरीवन। 3 आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इज सी। 1s2 2s2 2p3 में डेफिनेटली आपके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये एक पेयर है और ये भी पेयर है। ओके, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नीट के पीवाईक्यूज। कितना इजी क्वेश्चन आ गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखो डायपोल मोमेंट हमें दिखानी है NH3 H2S CH4 एंड HF की, तो इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वेस्पर के अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर कैलकुलेट निकालेंगे। तो मैं आपको एक का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे आपको NH3 का स्ट्रक्चर निकालना है तो आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे जो कि होते हैं 5। आप इसके आप सिंगल ऑक्यूपाइड वाले देखें, मतलब आप किसको देखेंगे, जो मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। आप किसको देखेंगे, मोनोवैलेंट एटम्स। उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 4। ये एक नंबर आया, आप इसको समझ सकते हैं टोटल पेयर का एक फॉर्मूला। उसमें आप कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस आप कह सकते हैं मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस अनायन, ये आपको करना है डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल पेयर आ गए 4। अब टोटल पेयर में दोनों चीजें होंगी, बॉन्ड पेयर भी और लॉन पेयर भी। बॉन्ड कितने, जितने मोनोवैलेंट एटम में कितने 3, और लॉन पेयर कितने बचे 4 माइनस 3 1। तो इसका मतलब टाइप हो गया AB3L, बॉन्ड पेयर 3 और एक L। AB3L टाइप की शेप, ये किसका डेरिवेटिव होगा, किससे बना है, एक तरीके से AB4 से। AB4 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी टेट्राहेड्रल, बट शेप डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें लॉन पेयर आ चुके हैं, मतलब डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। क्या शेप होगी, लॉन पेयर इंक्लूड होते ही शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट होंगी, बट बॉन्ड पेयर है सिर्फ तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे। टेट्राहेड्रल वाले केस में आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे A लिखेंगे, इधर B और B, और इधर क्या लिख देंगे L। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बन गई आपकी
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर आप लॉन पेयर को इग्नोर करते हैं तो ये जो आपको शेप दिखेगी पिरामिडल शेप। ठीक है, कैसी शेप? पिरामिडल शेप। कैसी हुई? पिरामिडल शेप। तो NH3 की शेप कुछ इस तरीके की होगी। इस तरीके से आप सबकी शेप देखेंगे। NH3 की शेप देखेंगे, CH4 की टेट्राहेड्रल होगी, जिनकी ज्योमेट्री में लॉन पेयर्स नहीं होती, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री जिनकी होती है रेगुलर, उनकी डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगी। आप SF6 को देख लीजिए, ठीक है, आप PCl5 को देख लीजिए, उनकी ज्योमेट्री क्या मिलेगी आपको? 0। उसी तरीके से आप H2S की ज्योमेट्री शेप निकालेंगे, HF की शेप निकालेंगे, फिर आप इनकी डायपोल मोमेंट देखेंगे। मैं आपको आंसर दिखाता हूं। तो आप कह रहे हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन मैच करेगा डी। ऑप्शन क्या मैच करेगा? डी। CH4 तो नॉन पोलर है क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट तो हो जाती है 0। क्या हो जाती है? 0। अगर आप HF को देखें तो एकदम से लीनियर है। क्या है? लीनियर। लीनियर है तो देखो इधर से इधर दिखाएंगे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब इधर से इधर हमने डायरेक्शन दिखाई तो डायपोल मोमेंट क्या आई? कोई कैंसिल वाला पार्ट नहीं है, और ये पॉजिटिव और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहूं पीरियडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा वाला यही है, HF। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट तो इसकी होगी। अगर NH3 की बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऊपर बैठा हुआ एक लोन पेयर, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऊपर की तरफ जाएगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और फिर आपकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो लॉन पेयर्स, और नाइट्रोजन में से लॉन पेयर ज्यादा है वो भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो टोटल ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर मैं H2S की जब शेप निकालूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सल्फर के 6 आ जाएंगे, 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे 4 हो जाएगा। मतलब ये भी AB4 टाइप का होगा, बट इसमें भी एक बॉन्ड पेयर होंगे और लॉन पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर फिर से वही, देखो ये टाइप में बता देता हूँ, AB2L2 होगा, मतलब ये V शेप वाला है। क्या है? V शेप वाला। बट ये किससे बना हुआ है? AB4 से, मतलब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। बॉन्ड पेयर्स इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और लॉन पेयर्स भी कितने? 2 हो जाएंगे। जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो वो शेप V शेप है। कैसे आएगी वो? सल्फर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर इधर आ जाएगा और एक लॉन पेयर इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की। वैसे अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जैक्टली फिल करूं, वो अलग बात है कि रिपल्शंस के बाद इनकी ज्योमेट्री क्या आती है। अगर मैं एग्जैक्टली फिट करूं तो लॉन पेयर, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक लॉन पेयर आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप इसकी ज्योमेट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स हैं, तो ऊपर की तरफ और इधर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? थोड़ी सी जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट होगा। कुछ पार्ट क्या होगा? कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने की वजह से NH3 से इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट HF की, NH3 की, उसके बाद फिर H2S की, और CH4 तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल है, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री है जिसमें डायपोल मोमेंट होगी 0। क्या होगी? 0। तो जिनमें रेगुलर ज्योमेट्री होती है उनकी डायपोल मोमेंट 0 ही होगी, ध्यान रखना है। तो आंसर आपका मैच करेगा डी। कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन डी। मतलब HF की सबसे ज्यादा, फिर NH3, फिर H2S और फिर CH4। मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायपोल मोमेंट वाला। इसमें देखो 2 कॉन्सेप्ट लगे, डायपोल मोमेंट का भी और वेस्पर का भी। तो वेस्पर और डायपोल मोमेंट का जनरली जो क्वेश्चन आता है वो मिक्स होके ही आता है। ओके, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। मूव करो नेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, hydrated chlorides and bromides of calcium, strontium and barium. Calcium, strontium and barium on heating undergo hydrolysis. और hydrated chlorides and bromides of beryllium and magnesium on heating undergo dehydration. देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सभी एक ही ग्रुप के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। सारे क्या हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 के। मेटल ग्रुप 2 के हैं सारे। अब आंसर देख लेते हैं क्या मैच करना चाहिए। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको इनमें से चूज करना है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक बार अपना आंसर देखेंगे और आंसर मैच करेगा डी। हाइड्रेटेड जो क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स रहेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, वो आयनिक होंगे। कैसे होंगे? आयनिक। तो वो किस में चले जाएंगे? डिहाइड्रेशन में, हीटिंग के बाद। जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम के हाइड्रेटेड क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स होंगे वो आयोनिक होंगे,
और जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो आपके कोवलेंट होते हैं नेचर में। कैसे होंगे? कोवलेंट नेचर में। कोवलेंट नेचर में होंगे तो वो हाइड्रोलिसिस में नहीं, सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस और हीटिंग। तो ये डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे और ये क्या चले जाएंगे? हाइड्रोलिसिस में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई। NH3 AlCl3 BeCl2 CCl4 PCl5 ये कैसे कंपाउंड्स है? कोवलेंट कंपाउंड्स। कैसे हैं ये? कोवलेंट कंपाउंड्स। वेरी गुड एवरीवन, गुड आंसर। ऑप्शन डी आपका आंसर मैच करेगा। मतलब स्टेटमेंट 1 and statement 2 both are false. Hydrated chlorides and bromides of calcium potassium on heating undergo hydrolysis गलत बात, and undergo dehydration गलत बात। ठीक है, नीचे वाले बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले कहाँ जाते हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले हाइड्रोलिसिस में चले जाते हैं और ऊपर वाले हीटिंग में। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? हाईएस्ट लैटिस एनर्जी के बारे में आपसे पूछा हुआ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा K पॉजिटिव F नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर जो आयन का हुआ है K पॉजिटिव F नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव F नेगेटिव, यहाँ पे CS पॉजिटिव F नेगेटिव, यहाँ पे Rb पॉजिटिव F नेगेटिव। कह रहा अनायन तो सब में सेम है। कटायन का साइज देख लो, आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से साइज इंक्रीज होता है। अब आपको यह भी पता है कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो साइज के क्या होती है? इनवर्सली। मतलब R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इनके इनवर्सली है। यही तो बात है। R नेगेटिव सेम है तो R पॉजिटिव पे डिपेंड करने लगी। ठीक है, तो बताइए क्विकली आंसर बता दीजिए जल्दी से, किसमें हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी? हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। आप ये भी समझ सकते हैं कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा मतलब उतनी जल्दी कटायन बनेगा, और जितनी जल्दी कटायन बन रहा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, है ना? क्योंकि कटायन बनने के बाद जल्दी कटायन बना और वो कंबाइन हो गए, और जब एक मोल ऑफ कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? 1 मोल ऑफ आयन, जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी तो हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। तो आप कह रहे हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है। NaF has high lattice energy because Na positive is the smallest in size and lattice energy increases as the size of cation decreases। जैसा कि मैंने बताया लैटिस एनर्जी इनवर्सली होती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली किसकी? R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। क्योंकि अनायन सेम है तो सिर्फ आप R पॉजिटिव देख सकते हैं। तो इन सभी में से आप देख सकते हैं ये सोडियम दिया हुआ है, पोटाशियम दिया हुआ है, रुबिडियम और सीजियम, ये चार दिए हुए हैं। तो सोडियम का सबसे स्मॉल साइज है तो सबसे हाई लैटिस एनर्जी सिर्फ सोडियम की होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है अगर साइज ऑफ कटायन डिक्रीज करता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और इन द गिवन क्वेश्चन आपको मैंने बताया था अनायन जो कि F नेगेटिव है वो कॉमन है सभी कंपाउंड्स में। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज द आंसर ऑप्शन बी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों के मिक्स होके आ चुका है, या फिर आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक टेबुलर फॉर्म दी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन स्पेस बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब VBT के कॉन्सेप्ट के बाद आया था आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उसी के में हमने पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने एटम्स अटैच्ड हैं वो आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर नेबरिंग एटम को बोल देते हैं। तो देखो sp3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, dsp2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 और 2 4 ही होगा, sp3d पे 5 और d2sp3 पे 6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस के अकॉर्डिंग उसकी जो क्या बतानी है आपको, बताइए क्या बतानी है क्विकली। ये तो याद होना चाहिए, इसमें कुछ उस टाइम पे सॉल्व नहीं करना, सीधा याद होना चाहिए। sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर है, sp3d है तो tbp है, और d2sp3 है ऑक्टाहेड्रल है। मैच कर लीजिए कौन किससे मैच कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैच करना है, ऑप्शंस आपको गिवन है कि कौन किससे मैच कर रहा है। A2 B3 C4 D1, ऑप्शन बी दे रखा है, बी में A3 B4 C1 D2 लाइक दिस। जब आप इनको मैच करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 कुछ इस टाइप का दिखेगा, टेट्राहेड्रल जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये टेट्राहेड्रल जो मैच कर रहा है 3 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, dsp2 है, स्क्वायर प्लेनर है जो मैच कर रहा है 4 से। किससे मैच कर रहा है? 4। बी किससे मैच कर रहा है? 4 से। बी किससे मैच कर रहा है? 4 से, तो ये ऑप्शन हो गया। और ए किससे मैच कर रहा है? 3 से, तो यही डेफिनेटली आंसर आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? बी। बाकी दो शेप भी देख लेते हैं, जैसे sp3d, जैसे PCl5 को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, PBr5 को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sf6 को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। ऑक्टाहेड्रल जो कि 2 से मैच कर रहा है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो कि 1 से मैच कर रहा है। क्लियर? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड एवरीवन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी वहीं से आ गया सीधा उठ के, बट
इसमें रॉन्गली पूछा हुआ है। कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स है वो कुछ इस टाइप के, जैसे ही रॉन्गली वर्ड आया हमने ध्यान नहीं देते उस बात पे, हमने टेबल देखी जल्दी से मैच कर दिया। ऐसा नहीं होता, पहले पढ़ो। कई बार वो नॉट करेक्ट पूछ रखा, करेक्ट लगा के आ जाते हैं। ऑप्शंस दोनों देगा, यही तो क्वालिटी है, ऑप्शंस दोनों देगा आपको। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, रॉन्गली मैच करना है। PCL 5 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है क्या? अभी तो दिखाया था पीछे, TBP होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आप वैस पर से कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। आप कैसे देखेंगे? 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 पेयर है, टोटल पेयर 5, मतलब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होंगे, मतलब AB 5 का टाइप बनेगा। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर 0, क्योंकि 5 बॉन्ड बने हुए हैं, लॉन पेयर 0, AB 5 होती है आपकी TBP। ये टाइप याद होने चाहिए आपको, कौन से? ये टाइप याद होने चाहिए, ठीक है। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, बिल्कुल ठीक है। AB6 का टाइप है, ये AB2 का टाइप है, लीनियर होता है। और NH3 AB3L का टाइप है, AB4 इसकी ज्योमेट्री होगी, मतलब टेट्राहेड्रल। और ट्राइगोनल पिरामिडल, नॉट बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होगी। तो फर्स्ट वाला रॉन्गली मैच्ड है क्योंकि वो TBP होता है, नॉट ट्राइगोनल प्लेनर। तो ए का आंसर मैं फर्स्ट से मैच करना चाहता हूं, तो देख लेते हैं, वो आपका गलत होगा। तो ए की जो शेप है वो आप देख सकते हैं, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, P सेंटर में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं। ज्योमेट्री इक्वल टू शेप होगी TBP, क्योंकि नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर नहीं है। आंसर ए मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। SF6 sp3d2 होगी। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके से है, प्लेनर नहीं है ये सल्फर सेंटर में है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, और बाकी 4 इस तरीके से उसके प्लेन में है, ठीक है, ऐसे समझिए। ज्योमेट्री और शेप सेम होंगे, और क्योंकि लॉन पेयर नहीं है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 बच जाते हैं वो है BCl2, ज्योमेट्री शेप सेम है क्योंकि लीनियर बॉन्ड पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर हो गया। और NH3 में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, पर शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन ए इज रॉन्गली मैच्ड, ऑप्शन ए इज रॉन्गली मैच्ड। आई होप यहां तक कि आपको क्लियर होगा। क्या मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? आर यू रेडी? तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज TP ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब AB3, मतलब जैसे BF3 कह रहा है, IF3, PCl3, NH3 या BF। अरे एग्जाम्पल ही BF3 मैंने दे दिया और BF3 आंसर में दिया हुआ है, आंसर तो हो गया। फिर भी मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं। TP पूछा हुआ मतलब AB3 टाइप, मतलब पेयर आनी चाहिए टोटल 3। कैलकुलेट करते हैं। आयोडीन हेलोजन है तो 7, और इसका हो गया +3 डिवाइड बाय 2 किया 10 आ गया। PCl5 5 होता है, +3 किया 10 डिवाइड बाय 2 किया 5 आ गया। 5 नहीं मैच कर रहा। 5 + 3 डिवाइड बाय 2 किया 8 डिवाइड बाय 2 4 आ गया, नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। NH3 नाइट्रोजन 5 + 3 डिवाइड बाय 2 किया कितना आ गया 4 आ गया, मैच नहीं किया। BF3 बोरोन बताइए 3, अरे वाह। फ्लोरीन 3 डिवाइड बाय 2 मैच कर गया 3, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैच करने के बाद एक बार देख लेना बाकी चीजें भी, ठीक है, कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर सारी चीजें मैच कर रही है नहीं। वैसे इसका आंसर इसी से हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ मैं फिर से बता देता हूं, आपको अप्रोच लगानी है, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है, बट जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत आंसर मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। एट द मतलब आप सेकंड या थर्ड लास्ट स्टेप पे होंगे और फिर भी आप उसको पूरा नहीं करेंगे, और आप सीधा ऑप्शंस देख के मैच कर देंगे। और ऑप्शंस कई बार इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि आप गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 3 ही आते ही आप सीधा BF3 मार्क कर देंगे, आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेक करके तब आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं IF3 की तो T ज्योमेट्री होगी, 5 आया था, मतलब किससे मैच करना चाहिए, एक तरह से TBP ज्योमेट्री से। T शेप होगी, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, बेंट नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, IF3 हैज T शेप और TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि सेम नहीं होगी। देखो 2 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आ गए, तो शेप और ज्योमेट्री सेम तो होगी नहीं। लॉन पेयर्स को छुपा लो, आप इनको छुपा दो, सिर्फ T दिख रहा है ना, ये दिख रहा है T, ये दिख रहा है T, ठीक है, तो T दिख रहा है तो T शेप।
PCl5 की जो पिरामिडल ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट जबकि जो ज्योमेट्री तो TBP होगी और शेप आपकी टी शेप होगी, ये ध्यान रखना है। लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि एक्सियल पोजीशंस पे क्या होंगे, रिपल्शंस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री पर अवेलेबल है और इक्वेटोरियल वाले 120 डिग्री पर है, ठीक है। PCl3 की अगर बात करें तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैच कर रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और पिरामिडल इसकी क्या होगी, शेप होगी। कौन सी शेप, पिरामिडल शेप। इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री ना बोल के आप क्या बोलेंगे, पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, NH3 जिसकी आपकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जिसकी आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और आपकी BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम रहेंगी, इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम रहेंगी। इसकी जो शेप रहेगी वो पिरामिडल रहेगी, क्या रहेगी, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ना कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, वो गलत है, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप है, ज्योमेट्री नहीं है, तो ज्योमेट्री वर्ड काट के आपको शेप लिखना है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कैविटी इसकी टेट्राहेड्रल टाइप की है, बट उसमें से एक बॉन्ड को फिल नहीं किया गया, वहां पे लॉन पेयर्स रह गए। तो इस तरीके से मैंने कैविटी से आपको समझाया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग होती है डेफिनेटली, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल डायपोल मोमेंट 0। क्यों डायपोल मोमेंट 0, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्रीज में मैंने आपको बताया था क्योंकि बॉन्ड पेयर्स ही बॉन्ड पेयर्स होंगे और ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, लॉन पेयर नहीं होंगे। तो ऐसी ज्योमेट्रीज में जो सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्रिकल जो ज्योमेट्रीज होती हैं उनमें आपकी डायपोल मोमेंट 0 रहेगी, आपकी डायपोल मोमेंट क्या रहेगी, 0, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा कोई लॉन पेयर नहीं है, तो एक s को दे दिया, 2 p को दे दिया। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको निकालना आती है, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो a सिग्मा 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 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर, तो 4 नंबर आया, एक s को दिया, 3 p को दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अब कोरिलेट हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन का, वेस्पर से वेस्पर, ज्योमेट्री से ज्योमेट्री, शेप, बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी है, कोरिलेट हो चुकी है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार क्विकली बता देता हूं, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा था, मतलब BF3, ठीक है, जिसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पूछी हुई है और डायपोल मोमेंट भी मैंने आपको बता दी इसके साथ साथ, जिसकी म्यू की वैल्यू होगी 0। कितनी वैल्यू म्यू की, 0। मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है BRF3 मॉलिक्यूल ले लो, लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज। क्या अभी तो मैंने बताया था यही बात भाई, एक्चुअली में होता क्या है, जब हम AB5 टाइप को पढ़ते हैं उसी टाइम पे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाल दिया जाता है कि जब हम A और इधर B, B और B और इधर B और B, ठीक है। अब ये शेप कैसे है, ये शेप कुछ इस तरीके से, आप अपनी नोटबुक लीजिए, नोटबुक के एक कॉर्नर पर एक B, दूसरे कॉर्नर पर दूसरा B और इधर वाले कॉर्नर्स को छोड़ के उनके सेंटर में एक बोरोन B, मतलब बॉन्ड पेयर। एक भी सेंटर में A बैठा हुआ, उसके ऊपर एक भी और नीचे एक भी, मतलब एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और बाकी ये 4 एटम किसमें, A और 3 B को लगा के 4 एटम प्लेन में है, ठीक है। तो ये वाले जो प्लेन वाले हैं उनको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये आपकी कौन सी पोजीशंस है, इक्वेटोरियल। मैं रेड मार्क कर देता हूं जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाले एटम्स हैं, 1 2 और 3। फिर एक्सियल वाले कौन से, ये वाले एक्सियल है, थोड़े से ये लेंथी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ B और इधर लिख देता हूँ B, ये एक्सियल है। अब देखो ना, ध्यान से समझना, ये एक प्लेन और ये अबव द प्लेन वाला बॉन्ड है, ये एक प्लेन और ये अबव द प्लेन वाला। मुझे बताइए इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, 90। कितना बॉन्ड एंगल दिख रहा है, 90। एक यहां पर है और एक यहां पर है, कितना बॉन्ड एंगल है, 120। ये कितना बॉन्ड एंगल, 120। मतलब आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई लॉन पेयर यहां पे रखता हूं और 2 लॉन पेयर यहां पे रखता हूं, तो ये वाला लॉन पेयर इन सभी को डिस्टर्ब करेगा, 90 डिग्री पे एंगल है, और ये वाला जो लॉन पेयर्स है इन दोनों के बीच में, या फिर ये वाला जो लॉन पेयर है वो सभी को डिस्टर्ब करेगा, बट 120 डिग्री के एंगल पर, मतलब थोड़ा दूर है उनसे, थोड़ा दूर है। ज्योमेट्रीज और जो शेप है जो वेस्पर ने बताई, वो इस तरीके से ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर्स अपनी रिपल्शंस करते हैं और क्या करते हैं, एडजस्ट होते हैं कि मिनिमम एनर्जी में आ जाए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आ जाए। तो वो जो लॉन पेयर्स को 120 डिग्री के एंगल पे भेजना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू 90 डिग्री के एंगल।
तो 120 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल पे जाएंगे लॉन पेयर्स और एक्सियल पे आएंगे कौन, क्विकली बताइए। आप I3 नेगेटिव की शेप पढ़ सकते हैं, वहां से आपको और आइडिया लग जाएगा। मैं शेप नहीं कराऊंगा, एज ए होमवर्क आपको दिया है मैंने, ठीक है। तो इस केस में जब लीनियर शेप आएगी तो तीनों केसेस में मतलब यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तीन लोन पेयर प्रेजेंट है, पर 120 के एंगल पर प्रेजेंट है, ज्यादा एंगल पर प्रेजेंट है, कम एंगल पर प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ मॉलिक्यूल जा रहा है। मतलब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो होंगे डेफिनेटली, ठीक है। सबसे कम रिपल्शन होते हैं बॉन्ड पेयर वाले, उसके बाद होते हैं लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे ज्यादा होते हैं लॉन पेयर खाली बैठे हुए लड़ते ही रहेंगे, ऐसे समझ सकते हैं, है ना। एक खाली बैठा हुआ, एक थोड़ा काम कर रहा है, तो कम बातें होंगी, कम इंटरेक्शन होंगी, कम लड़ाई होगी। अब दोनों ही काम कर रहे हैं तो फिर तो लड़ाई का चांस ही नहीं बन रहा, दोनों खाली बैठे हुए तो लड़ते ही रहेंगे आपस में, ठीक है। चलिए, लड़ाई झगड़ा गलत बात है, मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे, इक्वेटोरियल पोजीशंस, और ये हो गई आपकी एक्सियल पोजीशंस। तो आप मुझे एक बात बताइए, इक्वेटोरियल पे क्यों भेज रहा है वो लॉन पेयर्स को? वो इसलिए भेज रहा है इक्वेटोरियल पर ताकि रिपल्शंस कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, ताकि क्या हो जाए, रिपल्शंस लेस, एनर्जी लो एनर्जी की स्टेट में रहेगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ये कब? तब जब इक्वेटोरियल पर क्या रहेंगे, इक्वेटोरियल पर रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, या मैं लिखूं लॉन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, या ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, लॉन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो आंसर क्या मैच कर रहा है, BrF3 मॉलिक्यूल। जब हम BrF3 को देखेंगे तो 7 हेलोजन का हो गया, प्लस 3 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, और ये आ गया 5, मतलब ये मैच कर गया AB5 से, मतलब TBP इसकी ज्योमेट्री हो गई। पर क्योंकि 5 में से आपको पता लग गया कि बॉन्ड पेयर 3 है और लॉन पेयर 2 है, तो मतलब ये किससे मैच कर गया, AB3L2 से, और AB3L2 का मतलब हो गया कि 2 लॉन पेयर्स आ चुके हैं। कहां पर, एक लॉन पेयर आप यहाँ पे बना दीजिए, एक बी इधर, एक बी इधर, और एक बी इधर। और अगर आपको इसकी शेप बनानी है तो आप बी की जगह एफ रख दीजिए और ए की जगह BR रख दीजिए, तो आपको पास टी शेप वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि BrF3 होगा, और जिसमें 2 लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनको इक्वेटोरियल पोजीशंस पर भेजा जाता है। कह रहा था लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बिल्कुल ठीक बात। बॉन्ड पेयर रिपल्शन गलत बात। लॉन पेयर रिपल्शन एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत, हाँ देखो इसमें दोनों रिपल्शन है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाली और लॉन पेयर वाली। तो सी आंसर होना चाहिए। क्या आप क्या कहते हैं बताइए क्विकली, ऑप्शन डी। क्या कह रहा है ऑप्शन डी? ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लॉन पेयर रिपल्शंस। तो जो पॉसिबली जो है वो लॉन पेयर रिपल्शंस को, मतलब BrF3 मॉलिक्यूल की टी शेप है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बट इट्स ज्योमेट्री इज, इट्स शेप इज टी शेप, इट्स शेप इज टी शेप, और ज्योमेट्री इज, बताइए क्विकली, डिस्टॉर्शन ज्योमेट्री है TBP की, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री जो है वो TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो डिस्टॉर्ट हो जाती है और शेप बन जाती है इसकी टी शेप, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टू टी शेप बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन पेयर रिपल्शंस। मतलब लॉन पेयर रिपल्शंस को कम करने के लिए, लॉन पेयर रिपल्शंस को कम करने के लिए, तो वैसे तो इसमें दोनों रिपल्शंस है, देखो बॉन्ड पेयर भी है, लॉन पेयर भी है, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, इसीलिए सी ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। ये मैंने मिस्टेक करके आपको दिखाई है, क्योंकि मैंने देखा है 90% बच्चों ने ये मिस्टेक करी थी। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 90% बच्चे मिस्टेक करके आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सीधा देखा ऑप्शन सी दिया ही इसलिए, लॉन पेयर भी और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी। आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर बॉन्ड पेयर नहीं है? तो फिर बॉन्ड पेयर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर तीनों रिपल्शंस इसके अंदर प्रेजेंट हैं। बट हमने सिर्फ कौन सी देखनी है, वो उसने इक्वेटोरियल पर क्यों भेजा है लॉन पेयर्स को, ताकि लॉन पेयर रिपल्शंस क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। लॉन पेयर रिपल्शंस क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। इसलिए BrF3 मॉलिक्यूल में लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशंस को, इक्वेटोरियल पोजीशंस को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, इस चीज को आपको क्या रखना है, विशेष रूप से अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि आप गलतियां करें।
गलतियों से बचने के लिए मैं आपको गलती करके दिखाता हूं, ताकि आप वो गलती आपके माइंड में, मैं बार बार वही बात बोलता हूं कि लास्ट तक बनी रहे और आप उस गलती को ना करें फिर दोबारा से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रिपल्शंस का आपने ऑर्डर दिया है, मतलब लॉन पेयर और रिपल्शन की स्पेलिंग हम देख लेंगे, बस बाकी सब ठीक है। वेरी गुड। लॉन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन लॉन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूव करेंगे आपके इस शेप पे जो कि मैं बना भी चुका था। ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो लॉन पेयर रिपल्शन जो आप देखेंगे, उसने कहा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कितनी रिपल्शन है, तो वो आप देख सकते हैं ये लॉन पेयर कहां पे प्रेजेंट है, उस तरीके से। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है BF3 इज प्लेनर। बिल्कुल हमें पता है BF3 इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होती है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी आप देख सकते हैं सिग्मा 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 sp2 होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होगी। एक प्लेन में 4 एटम्स बैठे हुए हैं, 1 बोरोन और 3 फ्लोरीन। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लुईस एसिड की तरह काम करते रहता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने हाइब्रिडाइजेशन का आपको बताया। क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए प्लस लॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट किए। 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं BF वाले, तो हमने देख लिया कि 3 सिग्मा बॉन्ड से नंबर आया 3, तो जिसमें से एक S को दे दिया, 2 P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। तो sp2 एंड 6 वाला आंसर मैच कर गया ऑप्शन सी। Clear? Very good. Option C is the correct answer. Perfect, everyone. Hybridization of central atom can be calculated by using this formula. आप ये फॉर्मुलेज भी यूज कर सकते हैं, बट मैं तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ताकि क्वेश्चंस जल्दी हो, जल्दी और सही। दैट इज इंपोर्टेंट। प्रेसाइज भी होना है और स्पीड भी लानी है। ठीक है, एक्यूरेट भी चलना है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम BF3 था ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1, 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आगे 3। साइड एटम्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल n इज इक्वल टू जो 2 है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, जो कि n की वैल्यू 2 है, लास्ट शेल कौन सी है 2, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हैं 2 और 1 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड एटम्स कितने 3 फ्लोरीन एटम्स, तो हाफ 3 + 3, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं, तो नंबर आया 3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BF3 इज sp2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम बोरोन इन F3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 सिग्मा बॉन्ड्स, वो हो जाएंगे आपके, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 BF बॉन्ड्स इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे। तो इतना लॉन्ग सॉल्यूशन, तो ये सब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन हो गया समझाने के लिए आपको, बट जो हमें आंसर करना है वो शॉर्ट ट्रिक और अप्रोच से करना है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्लियर? और क्विक आंसर करना है। वेरी गुड, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। बताइए, नॉन पोलर आपको बताना है, मतलब जिसकी डायपोल मोमेंट 0। ये क्वेश्चन नहीं बता सकते आप, बिल्कुल बता सकते हैं। आंसर बताइए क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर यू। देखते हैं आंसर पता लग गया क्यों। जो रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं, जिनके अंदर बॉन्ड पेयर्स ही बॉन्ड पेयर्स हैं, जिनके अंदर लॉन पेयर्स नहीं है, वो आपके क्या शो करेंगे, पोलरिटी 0 शो करेंगे, मतलब डायपोल मोमेंट 0 शो करेंगे। जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज हैं वो 0 डायपोल मोमेंट शो करेंगे। आप कह रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इज इट पॉसिबल, क्या इसकी ज्योमेट्री इस टाइप की होगी। आपको मैं एक हिंट देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके जो आपके हलाइड्स हैं, जैसे आपके PCl5, जैसे आपका SbCl5, PCl5 की TBP ज्योमेट्री है, तो TBP एक रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लॉन पेयर नहीं है जिसमें डायपोल मोमेंट 0 होती है, तो क्या SbCl5 में भी डायपोल मोमेंट 0 होगी, और डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो नॉन पोलर होगा। अच्छा, किसी ने आंसर दिया A, किसी ने आंसर दिया B, बट आपने मेरी बात पे वो वाला ध्यान नहीं दिया जो मैं चाहता हूं कि आप वो ध्यान दें। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेगुलर ज्योमेट्री ओनली बॉन्ड पेयर वाले ज्योमेट्रीज में, जिनमें लॉन पेयर्स नहीं है, जो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड नहीं है, उनमें डायपोल मोमेंट 0 होती है, जो सिमेट्रिक होती है। तो अगर मैं आंसर की तरफ मैच करूं तो आंसर C मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, क्योंकि SbCl5 है, AB5 से मैच कर रहा है, AB5 टाइप से मैच कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर नहीं है। जब आप POCl3 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, POCl3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में मैंने क्या देखा, हाफ इंटू 8 कहां से आया, सेंट्रल एटम आप फाउंड करेंगे, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल एटम बनेगा, मतलब फास्फोरस। फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन,
अब क्योंकि हम सिर्फ मोनोवैलेंट को देखते हैं और चार्ज को देखते हैं, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट ये ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 5 + 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो 4 नंबर आया। 4 टोटल पेयर आ गई। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर के टाइम पे चारों को देखेंगे, 3 और 1 4, ठीक है। उस डबल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड काउंट करके चलेंगे और लॉन पेयर हो गए 0। बॉन्ड पेयर अगर 4 हैं और लॉन पेयर 0 हैं तो ये मैच किससे करना चाहिए? आप मुझे क्विकली बताइए। बॉन्ड पेयर अगर 4 हैं, लॉन पेयर 0 हैं, तो ये मैच करना चाहिए AB4 टाइप से। और इसके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3। आप देख सकते हैं इसकी शेप POCl3। शेप टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो POCl3 क्या है? पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, ठीक है। क्यों है ये पोलर? क्योंकि इसके अंदर सारे एटम्स सेम नहीं है और यहां पे क्या आ चुका है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डाइवेलेंट एटम आ चुका है। अगर मोनोवेलेंट की जगह डाइवेलेंट एटम आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, वो सिमेट्रिकल वाली बात वहां पर फेल हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसीलिए एग्जांपल मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। बी अगर चेक करें तो CH2O हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी 1/2 × 6, वही आप तरीके से चेक करेंगे तो 3sp2 और इस टाइप की आएगी। जो ये भी इधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगी टोटल डाइपोल मोमेंट ओवरऑल। तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई, ज्योमेट्री भी वही होगी और डाइपोल मोमेंट इसकी नॉन जीरो होगी। डाइपोल मोमेंट क्या होगी? नॉन जीरो। तो CH2 पोलर हो गया नेचर में। किसमें हो गया? नेचर में पोलर। अगर SbCl5 देखे तो 1/10 वही 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, AB5 टाइप का होगा। बॉन्ड पेयर है सारे, लॉन पेयर 0 है और सारे एटम्स सेम है, सिमेट्रिकल शेप है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और शेप होगी और डाइपोल मोमेंट क्या होगी? इसकी 0 होगी। डाइपोल मोमेंट क्या होगी इसकी? 0। डाइपोल मोमेंट क्या होगी इसकी? 0। तो SbCl5 क्या है? पोलर इन नेचर। SbCl5 क्या है? पोलर? गलत बात, दिस इज नॉन पोलर। SbCl5 क्या है? नॉन पोलर इन नेचर। सारे एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट 0 होगी क्योंकि ज्योमेट्री आपकी सिमेट्रिकल है। कैसी है? सिमेट्रिकल शेप और ज्योमेट्री। मूव करेंगे डी की तरफ, NO2 ½ × 4 + 2 इसका हो जाएगा ½ × 6 मतलब 3 आ जाएगा। 3 आने का मतलब डाइपोल मोमेंट इसकी क्या आएगी? sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी और NO2 भी क्या है? पोलर है नेचर में। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप क्विकली बताइए। देखो वैसे तो यहीं से देखते ही पता लग गया कि कौन सा आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए तो C, PCl5 वाला, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं सॉल्व करके। क्लियर? चलिए 14 का आंसर मैच कर गया C। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इतना इजी एंड इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3H2O, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आप मुझे क्विकली बताइए CH4 की ज्योमेट्री और शेप सेम होंगी या अलग होंगी? पहले तो ये बताइए, कौन बताएगा? आई एम वॉचिंग योर चैट्स, तो टेल मी कि CH4 की ज्योमेट्री और शेप सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? लेट्स सी कौन कौन एक्टिव है, क्विकली बताइए। CH4 के बाद NH3 बताइएगा और फिर H2O बताइएगा। यस, सेम, वेरी गुड। CH4 के केस में ज्योमेट्री और शेप सेम रहेंगे क्योंकि ओनली बॉन्ड पेयर्स रहेंगे। AB4 टाइप का है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी और टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। बट ये AB3L टाइप का है तो इसके केस में ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट रहेंगी। मतलब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है और शेप इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। और H2O आपका AB4 टाइप का नहीं है, ये AB2L2 टाइप का है, AB4 से ड्राइव हुआ है और AB2L2 टाइप की शेप V शेप हो जाएगी और इसका जो ज्योमेट्री और शेप वो डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? फिर से फॉल्स पूछा हुआ है। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत लार्ज परसेंटेज में नहीं, बहुत कम परसेंटेज में, कि ये करेक्ट ऑप्शन को मैच करके आ जाते हैं। तो कह रहा था HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। CH4 में ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जबकि HOH में आपकी लॉन पेयर रिपल्शन भी है। तो अगर मैं एंगल काउंट करूंगा ये वाला, तो यहां से ये रिपल्शन कर रहा है, ये रिपल्शन कर रहा है, तो एंगल थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, कम हो जाएगा। CH4 में ऐसा एंगल कम करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और एक तरह से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है रिपल्शंस का भी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द NH3।
the SCH bond angle in CH4 is larger than the NH3, or SCH bond angle in CH4, the NH3 and HNH bond angle in NH3 and HOH bond angle in H2O all are greater than 90 डिग्री। बस आपको शेप और ज्योमेट्री की बना के और इनको सॉल्व करना है, एकदम से इजी है। मैं आपको इसको सॉल्यूशन के साथ दिखाता हूं। आंसर इसका ए होगा, क्योंकि एज द लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने कहा है कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द CH4 एंगल, मतलब CH4 से भी बड़ा एंगल, छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। आप सोचिए आंसर ए होगा। कैसे? क्योंकि अगर नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एलिमेंट इंक्रीज करेंगे तो रिपल्शंस बिटवीन दोज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको H2O की शेप बना के दिखाया था, और बॉन्ड एंगल उस केस में डिक्रीज करेगा। जो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड एंगल होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो आइडियल बॉन्ड एंगल है ये। कैसा बॉन्ड एंगल है? आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है, जो कि 109.5 है, राइट। उसके बाद नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं NH3 के केस में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हुआ, कितना? 107.5 डिग्री। H2 के केस में दो लॉन पेयर है, तो 104.45 डिग्री। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीजेस ऑन सेंट्रल एलिमेंट, डेफिनेटली बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। इस वजह से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली रिपल्शंस बढ़ेंगे और बॉन्ड एंगल कम होगा। तो CH4 जो टेट्राहेड्रल है, प्रॉपर्ली कोई लॉन पेयर नहीं है, उसका एंगल आप देख सकते हैं, फिर NH3 का देख सकते हैं, फिर H2O का देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच कर सकते हैं। वो कह रहा है कि सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट HOH का बॉन्ड एंगल जो कि लगभग 104.45 डिग्री है, और CH4 का बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 डिग्री है, तो HOH का जो बॉन्ड एंगल है वो H2O में कम है, ना कि लार्ज है। तो ऑप्शन ए आपका इस केस में सही होगा, क्योंकि उसने गलत स्टेटमेंट पूछी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में अप्रोच लगानी है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स को एक बार क्विकली ओवरव्यू लेंगे, उनकी समरी देखेंगे, और फिर हम आगे की वही नीट की PYQs डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के बेस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग के बचे हुए टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे होंगे जैसे MOT और बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी है किस क्वेश्चन में। मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेस पर, गलतियां भी करके दिखाई हैं, ताकि आप उन गलतियों से बचें, क्योंकि गलतियां करने से आपके माइंड में वो गलतियां आगे तक रहती हैं, और दोहराने वाली जो प्रोसेस है, रिपीट करने वाली, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, अप्रोच लगानी है, शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं सेशन के टाइम पे बताता हूं उन्हें नोट करना है, क्वेश्चंस को इजीली और प्रेसाइज और एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करना है, हो सके तो कम टाइम में। अभी के लिए टाइमिंग ज्यादा भी है, तो उस बात से ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, वो धीरे धीरे टाइमिंग कम हो जाएगी। क्लियर? जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो ओके, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्विकली आपके माइंड में आने लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।